हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीसेट पेपर 2। आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मेनी सेकेंड विल इट क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। ये कह रहा है कि एक ट्रेन है, 200 मीटर लंबी वो ट्रेन है, और जो उसकी स्पीड है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को यह कितने टाइम में क्रॉस करके चली जाएगी? तो छोटी सी बात समझ जाओ कि जब भी कभी ट्रेन किसी चीज को क्रॉस करती है, मान लो ये हमने ट्रेन मान ली, ठीक है। अब यहाँ चाहे कोई आदमी खड़ा है, कोई पेड़ खड़ा है, यहाँ इसने दिया है कि कोई आदमी खड़ा हुआ है, एक मैन खड़ा हुआ है, यहाँ कोई पेड़ हो, पोल हो, ठीक है, सिग्नल हो, यानी कि जिनकी लंबाई नगण्य है, तो वहां सिर्फ ट्रेन की लंबाई काम में आएगी, सिर्फ ट्रेन की लंबाई काम में आएगी। ट्रेन को किसी भी चीज को क्रॉस करने के लिए, जैसे मैं आपको सिंपल सी एक बात समझाऊं, मान लो ये एक, इधर समझ जाओ, ये एक ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है हमारे पास, ठीक है। अब इसको ये क्रॉस करना है, मान लो ये क्रॉस करना है, तो अगर ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी पूरा, तो इसको अपनी लंबाई के बराबर चलना पड़ेगा। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जब भी ट्रेन किसी चीज को क्रॉस करती है, उसे कम से कम अपनी लंबाई के बराबर तो चलना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी, जो दूरी होगी, वो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई, ठीक है। दूरी होगी ट्रेन की लंबाई, बस। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है भाई? 200 मीटर, यानी कि उसको कितने मीटर चलना है? 200 मीटर। और कितने सेकंड में पार कर रही है इसको? ये हमें निकालना है, टाइम हमको निकालना है। स्पीड हमें दी है, चाल, चाल क्या दे रखी है? चाल देख लो कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात याद रखना, अगर ये मीटर में दे रखा है और मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में देखना है अगर ये मीटर में ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, मुझे मीटर पर सेकंड में देखना है, क्योंकि ट्रेन की जो लेंथ है वो मीटर में दे रखी है। तो मीटर पर सेकंड आता है और किलोमीटर प्रति घंटा आता है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, एक और चीज समझ लेना। किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड पे जाना है, यानी, और या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे पे जाना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड पे जाओगे तो गुणा करना पड़ता है 5/18 का, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे पे जाते हो तो गुणा करना पड़ता है 18/5 का। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रख लेना बस। आप इतना गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। एक सिंपल सी बात आप लोगों को बस ये समझनी है, ठीक है अब देखो ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं, 40 में 5/18 से गुणा कर देता हूं। 40 में 5/18 से अगर मैं गुणा करूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा? 2 से कट जाएगा 9 बार, और 2 से कट जाएगा ये 20 बार, यानी कि मुझे मिलेगा 100/9 मीटर प्रति सेकंड स्पीड मिल जाएगी इसकी। 100/9 मीटर पर सेकंड स्पीड मिल जाएगी भाई, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, जो दूरी होती है, जो दूरी होती है वो होती है चाल बटे चाल गुणा समय। तो समय यहाँ निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। आगे बात समझ में? अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 200 मीटर हमारी दूरी है, को डिवाइड कर दो कितने से? 100/9 से। 100/9 से, 2 बार 9 दूनी 18, कितने सेकंड में पार कर जाएगी? 18 सेकंड में। अभी इतना लंबा मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया, बाकी 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। समझ रहे हो बात को? बाकी क्वेश्चन 10 सेकंड का नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों को। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उनको आप पकड़ने की कोशिश करना, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? खाद्यजात खाद्यजात बीमारियां उत्पन्न करने वाले बहुत से रोगाणुओं के विषय में जानकारी नहीं है। देखो, खाद्यजात बीमारियां, बहुत से रोगाणु जो होते हैं ना, पैथोजेंस जिनको बोलते हैं, रोगाणु जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। जिनको शायद पैथोजेंस के बारे में सबको पता हो, आइडिया हो, है ना। खाद्य संक्रमण खेत से लेकर थाली तक किसी भी चरण में हो सकता है, ठीक है।
चूंकि खाद्य विषाक्तीकरण की अनेकों घटनाएं अप्रतिवेदित रह जाती हैं, वैश्विक खाद्य जात बीमारियों का सही प्रसार अज्ञात है। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण में सुधार के कारण जन जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है। तदपि खाद्य उत्पादन में तीव्र वैश्वीकरण से खाद्य को नियंत्रित करना तथा अनुरेखित करना कठिनतर होने के कारण उपभोक्ता की भेद्यता बढ़ गई है। डब्ल्यूएचओ के एक अधिकारी का कथन है कि विश्व हमारी प्लेट पर है। विश्व हमारी प्लेट पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है इसने डब्ल्यूएचओ के अधिकारी ने। आजकल तो डब्ल्यूएचओ के आप लोगों को पता ही होगा कितनी थू हो रही है। जब से कोविड वाला सिनेरियो स्टार्ट हुआ है तो डब्ल्यूएचओ की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें आपको पता ही होगा। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक उपनिगमन कोरोलरी है? मतलब आपको इन्वर्जन निकालना है, क्या इन्फ्रेंस हमको दे रहा है ये। ठीक है, देखते हैं। खाद्य के विकल्प अधिक होने के कारण जोखिम अधिक आते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, समस्त खाद्यजात बीमारियों का उद्गम खाद्य प्रसंस्करण है। ये नहीं है, ये इसके बारे में तो बात ही नहीं की गई है। इसके बारे में बात नहीं की गई है कि समस्त खाद्यजात बीमारियों का उद्गम खाद्य प्रसंस्करण है। नहीं, इसके बारे में बात नहीं हुई। ये तो गलत कर सकते हो। हमें केवल स्थानीय उत्पादित खाद्य पर निर्भर रहना चाहिए। नहीं, गलत है ये बात भी। खाद्य उत्पादन के वैश्वीकरण में कटौती लानी चाहिए। ये भी गलत बात है। कटौती क्यों लानी चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? एक ऑप्शन बचा। और देख रहे हो आसान नहीं था इसको ऐसे डाइसेक्ट करना, आसान नहीं था, लेकिन हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने से हमें आंसर मिल गया अपना। हमें बस अपना आंसर चाहिए, बाकी चीज अपनी होती रहेगी जैसे होगी, लेकिन हमें अपना आंसर मिल जाए, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? देखो ये हैश ऐसे करके बना हुआ है, हैश प्लस 1 हैश प्लस 2 हैश प्लस हैश 3 प्लस हैश 1 इज इक्वल टू 2 1 हैश। हैश के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों को ये बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो हमें यहाँ 200 से बड़ी संख्या मिल रही है। हमको यहाँ पे क्या मिल रही है? 200 से बड़ी संख्या मिल रही है। तो ऊपर वाले छोटे छोटे ट्राई करने से बेहतर है कि 8 को ट्राई करके देख लो। 8 को ट्राई करके देख लो, बड़ी संख्या है। तो हैश के स्थान पर यदि मैं 8 लगाऊं, यदि हैश के स्थान पर 8 रखूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो 8 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 83 प्लस 81 मिल गया। देखो जरा ऐड करके 8 8 16 8 3 24 और यहाँ पे भी तो 8 लग जाएगा ना। हैश 218 मिल जाएगा, मतलब इज इक्वल टू 218 मिलना चाहिए। बस चेक करना है बस। तो देख लेते हैं। 8 16 28 24 और 4 28 का 8 हाथ से लग जाएंगे 2, 10 और 8 18, 18 और 2 20 और 1 21 मिल गया भाई। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा था वैसे भी 8, क्योंकि बड़ी संख्या थी 8 और हमें 210 से लेके 219 तक के बीच की कोई वैल्यू हमको मिलने वाली थी। और तो हैश लगाएंगे तो 218 मिल जाती है अपने को। तो मतलब बड़ी संख्या हमको लेनी चाहिए थी। अगर हमको ये चेक ही करना था तो बड़ी संख्या से हम चेक करते, तभी हमारा ये आंसर सही बन पाता। ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? यद्यपि मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं एवं प्रथाओं को त्याग दिया है और मैं उत्सुक हूं कि भारत स्वतः उन सभी बेड़ियों को उतार फेंके जो उसे बांधती हैं, रोकती हैं और उसके लोगों को विभाजित करती हैं और उनमें से अधिसंख्य लोगों का दमन करती हैं तथा शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। ऐसे जो पैराग्राफ होते हैं ना, बहुत ही कंफ्यूज करने वाले होते हैं, क्योंकि इनमें जो ना वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं ना, मतलब तुमको एक दो पैराग्राफ पेपर में इस तरह का मिलता है जिसमें वर्ड्स इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ना, जिनको बड़ा सोचना पड़ता है, जिनके बारे में एक एक वर्ड के बारे में सोचना पड़ता है हम लोगों को, है ना। कोशिश यही रहनी चाहिए कि वन टाइम रीडिंग में ही हमारे दिमाग में थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर हो जाए, जिससे कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें आसानी के साथ। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। यद्यपि मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं एवं प्रथाओं को त्याग दिया है और मैं उत्सुक हूं कि भारत स्वतः उन सभी बेड़ियों को उतार फेंके जो उसे बांधती हैं, रोकती हैं और उसके लोगों को विभाजित करती हैं और उनमें से अधिसंख्य लोगों का दमन करती हैं तथा शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। यद्यपि मैं ये सब चाहता हूं कि फिर भी अपने आप को अतीत से पूरी तरह काटना नहीं चाहता।
ठीक है, मुझे अपनी महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं लग रहा पैराग्राफ सिंपल ही है भी, और मैं सचेत हूं कि मैं भी हम सभी की तरह उस अटूट श्रृंखला की कड़ी हूं जो इतिहास के उषा काल के भारत के अविस्मरणीय अतीत से संबंध है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई हमसे ये? लेखक चाहता है कि भारत अपने को अतीत के बंधनों से मुक्त करे क्योंकि एक, वह भूतकाल के औचित्य को नहीं समझ पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके। उसकी भारत के इतिहास में रुचि नहीं है। देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। वे उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं, ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन बचा आपके सामने? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन बचा, जिसका सही होना इसकी मजबूरी है, और कोई ऑप्शन सेट हो ही नहीं पाएगा। यही एक ऑप्शन सही हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन सही बैठेगा नहीं। देख लो आप, ट्राई करके देख लो इस चीज को, खुद से सोच के देख लो इस चीज को, और कोई ऑप्शन बैठेगा ही नहीं। सिर्फ यही ऑप्शन सही बैठ सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दे रहा है कि 8 6 4 और ये 6 आ रहा है यहाँ पे, 10 5 6, यहाँ पे 11 मिल रहा है अपने को, यहाँ 15 है, 15 7 8, तो यहाँ 16 मिल रहा है, यहाँ क्या है 13 4 8 एंड समथिंग। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो उनमें अगर तुम्हारा 20 30 सेकंड में कोई लॉजिक तुम्हारा काम करता है, 30 सेकंड 40 सेकंड में लॉजिक काम कर जाए, ठीक है। अदरवाइज ईगो पे मत लेना ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है लॉजिक तो दैट्स ग्रेट, और लॉजिक नहीं लगता तो फिर छोड़ दो, कोई ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, है ना, कि बहुत ज्यादा डीप में घुसेगा भाई, देखें नहीं यार क्या है, कुछ तो आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं होती। अब देखो ध्यान से, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है इसके अंदर। हमें क्या मिल रहा है, देख रहे हो तुम, 6 मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ 11 मिल रहा है, यहाँ 16 मिल रहा है, यहाँ क्या मिलेगा देखो ध्यान से जरा, 8 और 4 को ऐड करो, 8 और 4 को ऐड करोगे मिलेगा 12, और 6 को कर देना माइनस। समझ गए बात को? 6 को कर देना माइनस, कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा पहले में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 10 और 6 को ऐड करोगे और क्या, 16 आ जाएगा, 5 माइनस करोगे कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा भाई, सेकंड भी हो गया सेट। थर्ड क्या है, 17, 15, 15 और 18, 8 को ऐड करोगे कितना मिल जाएगा, 23, 23 में से 7 निकालो, 23 में से 7 निकाल दिया तो कितना मिल जाएगा, 16। तीसरा भी सेट हो गया। अब इसको भी देख लो, 13 में 8 ऐड करोगे कितना मिलेगा, 21, 21 में से 4 निकालोगे कितना मिलेगा भाई, 17। तो अगर ये लॉजिक तुम्हारा तुरंत लग जाता है, ज्यादा समय तुम्हारे लिए वेस्ट नहीं कराता है, ठीक है, तो फिर ठीक है, इसको यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर समय ले रहा है तुम्हारा और लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा है, तो होल्ड करके छोड़ दो। बताया ना मैंने, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास करने के हैं पूरे पेपर में, यू हैव मल्टीपल चॉइसेस टू डू दैट। ओनली 66 नंबर की बात है, आप जो है ना अपना ट्राई करके देख सकते हो आराम से, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो मिसिंग नंबर्स वाले आते हैं, मिसिंग सीरीज वाले आते हैं, उन पर सिर्फ उतना ही टाइम फोकस करो कि आपका पहली दूसरी बार में लॉजिक काम कर जाए। अगर लॉजिक काम नहीं करे तो छोड़ दो भैया, ईगो पे लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह के उसको क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है विश्व की जनसंख्या 1990 में 1.6 अरब की लगभग थी। देखो, विश्व की जनसंख्या जो 1990 में थी वो 1.6 अरब की लगभग थी। इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या कम थी यार उस टाइम, तो आज तो 7 अरब से भी ऊपर पहुंच गई है वैसे। फिर क्या कह रहा है, आज यह 7.2 अरब के लगभग है, बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि पर किए गए हाल के आकलनों से यह पूर्वानुमान होता है कि विश्व की जनसंख्या 2050 में 9.6 अरब हो जाएगी, और 2100 में 10.9 अरब, समझ रहे हो, हो जाएगी। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के असदृश, जहां केवल 3 से 4% जनसंख्या ही कृषि में लगी है। भारत की लगभग 47%, 47% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यदि भारत सेवा क्षेत्र में लगातार प्रगति करता रहे, सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, विनिर्माण जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और विनिर्माण क्षेत्र तेजी से बढ़ता रहे, तो यह भी संभावना की जाती है कि 2030 के आसपास जब भारत चीन से आगे निकलकर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा, भारत की लगभग 42% जनसंख्या प्रधान रूप से कृषि पर निर्भर होगी। ठीक है भाई अब कितनी है,
47% है। अब देखते हैं क्या इन्फ्रेंस यूज हो रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमसे, है ना, कोई ना कोई ऐसे यूज होगा। कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से इसकी कृषि पर निर्भर करती है। देखो ध्यान से समझना इस बात को। यदि भारत सेवा क्षेत्र में लगातार प्रगति करता रहे, बिना विनिर्माण क्षेत्र में प्रगति करता रहे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। यानी कि तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को? तीनों सेक्टर, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, हर सेक्टर इंपॉर्टेंस रखता है। किसी की एक, हम कृषि प्रधान देश हुआ करते थे किसी जमाने में, अब कृषि प्रधान तो नहीं है, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, भारत को अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय अपनाने चाहिए। क्या कहीं ऐसा कहा गया है? कहीं नहीं कहा गया। जो कहा जाए वही काम करना है अपने को। भारत के कृषि समुदायों को अपनी आर्थिक दशाओं में सुधार के लिए अन्य व्यवसायों को अपना लेना चाहिए। कहीं नहीं कहा गया ऐसा। अब देख रहे हो, एलिमिनेट करने से फायदा ये होता है कि ऑप्शन बच गया एक। तो यही हमारा आंसर है। कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है। यानी कि ए ऑप्शन बचा, यही अपना आंसर बन गया। आई समझ में बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये एक देखो डीआई दे रखी है अपने को, ये 1000 टन आयातित है, ये एक्सपोर्ट की दे रखी है। 20,000 टन, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, इस तरीके से हमको दे रखा है। और ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, अप्रैल, मई, जून। अब क्या है ये, इस तरीके देखते हैं पहले। ये देखो, ये जो सिंपल वाला है, ये हमारा कुंडली, और ये इस तरीके से जो है, ऐसी लाइन वाला जो है, ये चादर है। और जो इस तरीके से है, ऐसा वाला, ये अपना जो है कतरन। तीनों हमको बना के दे रखे हैं, कुंडली, चादर और कतरन, इस तरीके से बना के दिया हुआ है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि वर्ष के प्रथम 3 माह में, वर्ष के प्रथम 3 माह में चादर स्टील का आयात 1000 टन में मापते हुए कुंडली स्टील के आयात से कितना अधिक था? आप 3-3 महीने का नाप लो इनका। चादर का और कुंडली का नाप लो, 3 महीने का कितना है देख लो जरा। 30, ठीक है, 30 के बाद 32, और 32 के बाद 34। 30 प्लस 32 प्लस 34 कर दो, इसको कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60, 90, 96 आ जाएगा। 96,000 टन था। ये तो है, क्या आ रहा है, हमने किसका नापा? कुंडली का। और इसका नापो जरा, कितना आएगा स्टील का? चादर, चादर का नापो। चादर कौन सी है? बीच वाली जो है, 40। वर्ष के प्रथम 3 माह में चादर स्टील का आयात और कुंडली स्टील के आयात से कितना अधिक था? ये तो ज्यादा ही है, इससे हमेशा ज्यादा है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है, देख लेते हैं फिर भी। 30, 32, 34, ये तो इसका था भाई। इसका देख लो भाई कितना आ रहा है। 40 प्लस, देखो ये एक्चुअल में क्या, फिगर इतना क्लियर बना नहीं है, ठीक है ना, तो हम एग्जैक्ट समझ नहीं पा रहे हैं। तो 37 है या 36 है ये? तो ये 35 होगा। ठीक है, इनको ऐड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 40 और 30, 70। 111 बैठ रहा है ये, 111। ठीक है, तो 96 में और इसमें डिफरेंस कितना है भाई? 111 में 15 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो यही बन सकता है। और देखो, मैं एक और चीज बता देता हूँ, इनमें फिगर जितना क्लियर होगा ना, उतना ही हमको सही मिलेगा। तो मुझे जैसा फिगर मिला, मैं जो जैसा फोटो मिल पाया, क्योंकि क्लैरिटी पूरी नहीं मिल पा रही है, तो जैसा आपको लगे उस हिसाब से अपना आंसर मार्क करना होता है। मैं आपको एक अंदाजा दे सकता हूँ कि किस तरीके से आपको मार्क करना है। बस उसमें क्या ऐड करना है, तीनों का, महीने का, और उसका ऐड करके माइनस करना है, बस दैट्स इट। इतना सा करवा रहा है हमसे। अगला देख लो, 6 माह की अवधि के दौरान आयात किए गए चादर स्टील का सन्निकट कुल मूल्य क्या था? अब यार देखो, चक्कर ये है कि हम जो है ना, ये फिगर जो है, हम फिगर के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, और फिगर इतना क्लियर है नहीं। आगे से जो भी डीआई में उठाऊंगा, थोड़ा सा फिगर क्लियर रखने की कोशिश करूंगा मैं, खैर। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आई हुई डीआई थी, इसलिए मैंने उठाई थी, तो ये इसका वो नहीं मिल पाया मेरे को पूरा सोर्स।
तो देख लेते हैं एक बार फिर भी 6 माह की अवधि के दौरान आती है कि चादर स्टील का चादर का जो है चादर को पहले देखो कितना है 40। अब देख रहे हो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है 40 प्लस ये कितना था 36 लिया था मैंने 36 प्लस ये मैंने 35 लिया था और ये भी 35 ही हो जाएगा। ये कितना होगा ये जितना अच्छा फिगर होगा आपका उतना अच्छा आपको क्लैरिटी आ जाएगी है ना। ये फिगर से ज्यादा क्लियर हो जाता है 32 हो सकता है और ये भी 32 होगा। तो इतने 1000 टन इसने एक्सपोर्ट किया है इसको ऐड कर लेते हैं। तीन 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 पचे 150 150 और 50 होते हैं 190 प्लस 6 और 5 11 11 और 5 16 16 और 4 20 ठीक है 210 मान लेते हैं और मल्टीप्लाई कितने से करना है 256 से 256 से मल्टीप्लाई कर दो 21 से गुणा करो जरा 21 छिक्के 126 होते हैं 12 लगेंगे 21 पंजे 105 और 12 कितने होते हैं 117 21 दूनी 42 42 और एक 43 और 10 53 और एक जीरो बढ़ा दी। अब ध्यान से मेरी बात समझना इसके आसपास का ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है इसके आसपास का ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है ये तो यही आंसर होगा। बस अब आंसर में मैच क्यों नहीं हो रहा मैं इसका भी रीजन बता रहा हूं तुम लोगों को। आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है इसका रीजन बताऊंगा क्योंकि ये जो फिगर मैंने लिया है ना वो फिगर इतना क्लैरिटी में नहीं है कि आपको एग्जैक्ट ये पता नहीं चल पा रहा कि कितना उसका प्रोडक्शन कितना है। ठीक है जब फिगर पेपर में मिलता है तो बिल्कुल क्लियर होता है आपको पता होता है कि कैसा फिगर है ये। ठीक है ना इसलिए थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकती है बाकी क्वेश्चन इस तरीके का आता है इसलिए मैंने उठाया ये है ना। वर्ष के प्रथम प्रथम 3 माह में आयत चादर और कतरन स्टील का सन्निकट अनुपात क्या है? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी उसी तरीके से हमको देखना पड़ेगा। चादर का 3 महीने में कितना था और कतरन का चादर है ये वाली चादर का भाई लगाना पड़ेगा हिसाब किताब ये 40 है ये 38 मान लो वैसे 37 के आसपास लग रहा है मुझे ये 36 मान लो इसको। ठीक है इसको भी 36 मान लो चलो देख लेते एक बार इस तरीके से करके 40 प्लस 37 प्लस 36 कर लेते हैं इसको ठीक है ना इसको 36 कर लेते हैं। 3 माह का पूछा है तो 40 और 30 70 111 तो ये 113 हो जाएगा ये। ठीक है अब आगे और देख लेते हैं कुछ क्या कह रहा है। कतरन का 3 महीने का देखो भाई कतरन का 3 महीने का कितना हो जाएगा कतरन यहाँ से स्टार्ट है अब देख लो जरा। अब देखो यहाँ अगर तुम देखोगे तो ये नहीं है एग्जैक्ट नहीं बैठ रही ना 32 है ना 30 है तो 31 मान लेते हैं इसको चलो प्लस यहाँ पे चेक करके देख लो भाई क्या ये 34 बैठ रही है। अगर मैं 34 के हिसाब से देखूँ 34 नहीं बैठ रही है 32 नहीं बैठ रही है 33 बैठेगी। देख रहे हो कितना नजदीक हो जाता है इसलिए अगर ये क्लैरिटी होती इसमें थोड़ी तो हमें क्लियर हो जाता ज्यादा। तीसरे महीने का देख लो कितना आ रहा है क्या 30 आएगा 30 के आसपास लग रहा है 30 के आसपास ले लेते हैं अब क्या कर सकते हैं 30 या 90 और 94 मिल जाएगा हमें 113 है रेशो 94 आ रहा है। ठीक है अब ये कह रहा है कि इसमें रेशो कौन सा हमारा सबसे नजदीक जो है रेशो हमको मिलेगा तो 94 से एक बार इसको डिवाइड कर दो ना 113 है इसको 94 से डिवाइड करो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों जब ही हो पाएगा ये है ना। देखो ध्यान से क्या करना है 94 जो है इससे 113 को डिवाइड करके देखो एक बार जाएगा बचे 94 कितना बच रहा है 9 एक और यहाँ कितना बच जाएगा पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाएगा लगभग 2 बार चला जाएगा लगभग 2 बार चला जाएगा तो बस बी ऑप्शन आ जाएगा 1.2 रेशो 1। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 1.2 कैलकुलेटिव है लेकिन है ना इतना भी आसान काम नहीं था कैलकुलेटिव बनाया है और अच्छा क्वेश्चन है अगर आपको फिगर थोड़ा सही मिल जाएगा ज्यादा तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे अपने। ठीक है ना बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या करेगा मुंबई को क्वेश्चन है ये सारे के सारे ये भी क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। ठीक है इंपॉर्टेंट है सारे के सारे भाई है ना समझना ध्यान से। मुंबई जो है मुंबई को हमने लिखा है मुंबई को इसने लिखा है LSJ XVC क्या मतलब है इसका भाई और दिल्ली के लिए पूछ रहा है दिल्ली के लिए कूट क्या आएगा। मुंबई के लिए जो कूट दे रखा है वो दे रखा है हमको LSJ XVC और दिल्ली के लिए क्या कूट आएगा ये हमको बताना है इसमें देखो क्या करना है आप लोगों को पहले चेक करो JKLM अच्छा उल्टा चल रहा है प्रोसेस देखो जरा ध्यान से
एल के नीचे एम आ रहा है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, ध्यान से समझना सभी लोग। एम, एल के नीचे एम आ रहा है, ठीक है, एल जो है ये वाला, ठीक है। मैं पहले देखो इसको लिख के दिखा देता हूँ तुमको। एल है ये, ठीक है, ये मुंबई है, MUMBAI, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है, एल से मुझे एम मिला। अब देखो ध्यान से, दूसरा मेरे पास एस है, STU, यानी कि अब एक का गैप आ गया, पहले गैप नहीं था, अब एक का गैप आ गया, अब क्या दो का गैप आना चाहिए, इसका मतलब JKLM, दो का गैप आ गया पूरा। बी है जो XYZA, तीन का गैप आ गया। बी अब देखो ए और इसके बीच में कितना गैप आएगा, ए के लिए क्या है, वी है, वी दे रखा है अपने को, TUVWXYZA, देख रहे हो। आई के लिए क्या दे रखा है, सी, ABCDEFGH, और उसके बाद आएगी आई, और कितना गैप आ गया, 5 का। यानी कि देख रहे हो गैप बढ़ता जा रहा है, अंकों के बीच का जो गैप है वो गैप बढ़ता जा रहा है, इनके बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा है, बार 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 बार, ठीक है। तो क्या करना है हमको, लिख लो भाई दिल्ली को, लिख लिया दिल्ली। देखो 2-3 में आंसर निकल के आ जाएगा स्टार्टिंग के, वहीं से आंसर बना देना। CDE, एल आ रहा है, JKL, IJKL, CCI कहाँ मिल रहा है देख लो जरा, ये कॉमन आ गए, ये देख लो, ये CCI कौन से मिल रहा है मेरे को, CCI एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं दो में मिल रहा है। अब बाद में देखना एच और आई आ रहे हैं, देख लो जरा एक बार इसको भी, एच के लिए क्या लिखोगे भाई, अब इसमें देखो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो डी है, ABCDEFGH और आई, तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचेगा, ए ऑप्शन, जो कि हमारा सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी, मतलब आपको थोड़ा सा सोचना है और इस तरह के क्वेश्चन से आपके पेपर में आते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग, है ना। दूसरा क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको लिख, आप अपना, अब ये वीडियो है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, है ना। मैं जरा इसको मिटा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ यहीं पे, ठीक है भाई। आप इसको देख सकते हो रिपीट कर करके, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या कह रहा है ये, रेमन को लिखा है, रेमन है, रेमन को निकला है 1 2 3 4 5, और दिनेश जो है, दिनेश को क्या लिख रहा है, 6 7 5 8 4 9 लिख रहा है इसको। तो हमाम को क्या लिखोगे, एच की जगह पे क्या आ रहा है देख लो 9, ए की जगह पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, एम की जगह क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ए की जगह 2, एम की जगह 3, तो 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3 आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी है ये भी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी देख लेना आप बाद में, है ना, एक बार। ये तो बहुत एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन था, ठीक है। कह रहा है एक्स जो है वो -3 से -1 के बीच वेरी कर रहा है, और y जो है वो -1 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का मान किसके बीच में वेरी करेगा। क्या करना होता है, बड़ी वैल्यू ले लो सबसे, ऐसे करके -3 -1, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अगर मैं करने चला जाऊं, समझना ध्यान से, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अरे ये वाला फॉर्मूला लगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, पता होगा आप लोगों को। तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, एक्स की जगह मैंने -3 लिया, वाई की जगह मैंने -1 लिया, एक्स की जगह -3 लिया, वाई की जगह मैंने -1 लिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, -4 इंटू, यहाँ पे मुझे मिलेगा -2, तो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया भाई 8, मैक्सिमम 8 कहाँ पे मिल रहा है अपने को, सी ऑप्शन में मिल रहा है वैसे तो। और मैं आपकी सचोटी के लिए एक चीज और बता दूं, जीरो कैसे आ रहा होगा आप ये सोच रहे होंगे, तो जीरो देखो कैसे आएगा, जीरो में ऐसे बन सकता है, अगर एक्स की वैल्यू में अगर -1 लेता हूँ और वाई की वैल्यू अगर +1 ले लूँ, वाई की वैल्यू +1 ले लूँ, तो जैसे ही एक्स प्लस वाई लिखोगे तुम तो जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। एक्स की वैल्यू तुम क्या लोगे, -1 ले लेना, और वाई की वैल्यू +1 ले लेना, अपने आप ये जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, अपने आप ये क्या हो जाएगा जीरो।
और यहाँ से भी हम देख पा रहे थे, यहाँ से भी हम देख सकते थे इसको हम, कि अगर 3 का स्क्वायर मैं करता तो मुझे मिलता 9, -1 का 1 ही होता तो मुझे यहाँ से 8 तो वैसे ही मिल जाता। लेकिन थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में रेंज की बात होती है, इसलिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है रेंज के लिए, है ना, रेंज की बात होती है थोड़ी सी, रेंज को थोड़ा सोचना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये क्वेश्चन इतना इजी है, एक्स और वाई एक के अलावा धन पूर्णांक, एक के अलावा कोई भी संख्या है, मान लो 2 है ये, तो ये 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, 2/2 कितना होगा भाई 1, 2 और कितना हो जाएगा, ये 2/2 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कौन सबसे बड़ा है भाई, ए ऑप्शन सबसे बड़ा होगा। मैंने एक्स और वाई दोनों को 2 मान लिया, चेक करके देख लो। वैसे भी मैं आपको बताऊं, मल्टीप्लीकेशन वाला ही सबसे बड़ा होगा, मल्टीप्लीकेशन वाले से कोई भी बड़ा हो नहीं सकता, चाहे डिवाइड कर लो चाहे प्लस कर लो, तो जो मल्टीप्लीकेशन वाला होगा वही हाईएस्ट होगा हमेशा, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग। हमने वादा किया है जो भाई 2 वीडियो देने का, 2 वीडियो देंगे हम आपको, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।